फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश आज आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशंस के क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस और वेव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आज का मोटिवेशन है नेवर माइंड द वर्ड्स ऑफ इल माइंडेड पीपल। कभी भी इल माइंडेड पीपल के वर्ड को, शब्दों को हमें ध्यान नहीं देना है। तो आज आप सबके लिए हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशंस के क्वेश्चन जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि कई बार सेम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस तो पहले ही कर लिया है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट में जाएंगे जय जी डिफेंस वॉरियर्स चैनल पे, तो वहाँ पे आप वीडियोस को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस को। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। यू कैन अटेम्प्ट ईजिली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द ऑसिलेशंस नोन एज इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस। तो कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस द ऑसिलेशन दैट कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। Harmonic functions is two types, harmonic oscillations and non-harmonic oscillations. Then when it can be expressed in term of single harmonic functions, then it is harmonic oscillation, and then it can be expressed in combined harmonic function, that two or more than two combined harmonic function, that is non-harmonic oscillation. So the correct answer is harmonic oscillations. तो फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर हार्मोनिक ऑसिलेशंस हुआ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से बने हैं, विच वी कैन स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर्स। सो यू मस्ट बी सी द प्रीवियस लेक्चर्स, देन यू कैन फाइंड द आंसर्स इजली। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज जो होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। और एक एसआई यूनिट भी हमने बताई थी, तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे कि हमने एक और एसआई यूनिट कौन सी बताई थी, और हम वीडियो के लास्ट में उसको आपको बताएंगे कि हमने कौन सी एसआई यूनिट और बताई थी फ्रीक्वेंसी की। वो हमने बताई थी कि वो किसी चीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप उसको लर्न करिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी क्या होता है, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी विथ 2 पाई। तो यहाँ पे अब जब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या बताता है, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, दैट इज अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज ट्वाइस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज द इनकरेक्ट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी विथ 2 पाई, दैट इज अ करेक्ट आंसर। सो when we remember the definition of the angular frequency, we can find that angular frequency is a product of frequency of the body with 2 pi। जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, कोणीय आवृत्ति को उसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के से 2 पाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो प्राप्त होती है। तो जो और नेक्स्ट ऑप्शन है वो हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, दैट इज अ रॉन्ग। तो सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो कौन सा ऐसा इनमें से टर्म है जो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, जो पोजीशन और डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो उसके पोजीशन और डायरेक्शन को नहीं बताती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस वो कंप्लीट करता है, हाउ मैनी ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन ऑसिलेशंस। Then phase is the correct answer of the question. Phase represent the position and direction of the motion of the particle. So the correct answer that is phase. तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पोजीशन स्थिति और दिशा को निर्धारित करती है, वो उसकी क्या कहलाती है, फेज। फेज मतलब कला, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो यहाँ पे हम फोर्थ आंसर का करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फेज, कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं, व्हाट इज द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 नोन एज। टी इज इक्वल टू 0 पे जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसकी कला क्या होती है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस नहीं कहते, यौन भी नहीं कहते, पीरियड भी नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, इपोक। इपोक इज द करेक्ट आंसर। व्हेन जब हम टी इज इक्वल टू 0 पे किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की फेज को देखेंगे तो उसे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं, इपोक कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट डू वी कॉल द वेव इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो हमने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और मैटर वेव क्या होती हैं। तो आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप्स की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कौन सी वेव में आती हैं, ये आते हैं मैकेनिकल वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ टाइप एंड मैटर वेव इज अ टाइप। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें पार्टिकल जो हैं वो मीडियम के पार्टिकल उसके प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, अगर वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही तो उसके पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, वेव इस डायरेक्शन में, पार्टिकल इस डायरेक्शन में। तो वो कौन सी वेव होती है, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है, द पार्टिकल which of the particle vibrate in the same as the direction of the propagation, that is called longitudinal wave, and transverse wave that is the particle of the medium that oscillate perpendicularly of the direction of the wave propagation. So the correct answer is 1 ट्रांसवर्स वेव। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव जो है वो उसमें उसके माध्यम के जो पार्टिकल होते हैं वो उसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, मतलब कि 90 डिग्री एंगल पे वाइब्रेट करते हैं, लंबवत जो है वो वाइब्रेट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव के बारे में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स जो है वो ओनली प्रोपोगेट इन सॉलिड एंड लिक्विड, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रोपोगेट कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सॉलिड एंड लिक्विड्स, दे कैन नॉट प्रोपोगेट इन गैस। तो ऑप्शन ए इज दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड गैस। तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोपोगेट इन गैस, they can travel through solid but not liquid. This is also a incorrect answer because this is also a propagate in liquid. So the third option that what says, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, they can travel through solid and liquid, ये solid और liquid में travel कर सकता है। तो C is the correct answer of the 7th number questions। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि जो हमने लेक्चर्स वाले कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस में पढ़ा उसी टाइप्स के वहीं से कंप्लीट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे देन यू कैन फाइंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट। आप देखेंगे कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पे भी हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं क्वेश्चंस में भी। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं,
ट्रांसवर्स वेव होती हैं जिनके पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों में प्रोपोगेट हो सकती है, बट नॉट इन गैस, लेकिन गैस में प्रोपोगेट नहीं हो सकती। सो द करेक्ट आंसर दिस इज सी। तो हमें आशा है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना शेयर करेंगे आप उतने अच्छे से आपको भी नॉलेज मिलेगी, वो आप फीडबैक देंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हम भी उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप अपना फीडबैक देंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्या सबसे अच्छा लगा आपको, क्या कमियां रह गई। जब आप अपनी कमियों को बताएंगे तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर द अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं जो एयर में प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो वो कौन सी वेव होती हैं? ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो तो ओनली सॉलिड एंड लिक्विड में, गैस में तो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, तो ट्रांसवर्स वेव इज द इनकरेक्ट आंसर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे आपको अगर जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, transverse and longitudinal, because this is incorrect because transverse wave does not propagate in gases, air. So the correct answer that is option number B, longitudinal wave. And the ninth question is what is a wavelength of wave। तो हमने wavelength के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। wavelength क्या होती है? एक consecutive रेयर फ्रैक्शन और consecutive कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कंप्रेशन से कंप्रेशन या फिर श्रिंग से श्रिंग, यहाँ श्रिंग से श्रिंग, ये इसकी एक वेवलेंथ होती है, या गर्त से गर्त के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हैविंग द सेम फेज। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट अ डिफिनेशन ऑफ वेवलेंथ। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हैविंग द सेम फेज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे कि सेम फेज मतलब जैसे यहाँ पे ये वेव गई तो यहाँ से इस फेज के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो उसकी एक वेवलेंथ होती है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द नाइन्थ क्वेश्चन इज बी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज। तो आप इसको जितना इंजॉय से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होंगी चीज़ें। आप जितना ज़्यादा इंजॉय से, आप पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, आप उसको बोझ नहीं लीजिए। जब आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा से समझ में आएंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन पर मीटर। के की वैल्यू पूछा है यहाँ पे। के की वैल्यू हम क्या देखते हैं? ऊपर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और अपॉन वो डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स जो होता है, तो इसका जो आप आंसर हो जाएगा वो ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन और एक्स की यूनिट मीटर। तो रेडियन पर मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट की एसआई यूनिट रेडियन पर मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ अ साउंड वेव्स। तो हमने आपको अभी बताया कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन और दो कॉन्जिक्यूटिव श्रिंग और दो कॉन्जिक्यूटिव गर्त के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, क्योंकि आप देखेंगे वेव नंबर तो होता है कि कितनी सारी वेव्स निकली, वो तो सोर्स पे डिपेंड करता है कितनी सारी वेव्स निकाल रहा है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑसिलेशन पे डिपेंड करती है कि इन अ यूनिट टाइम हाउ मैनी ऑसिलेशन दे हैव कंप्लीटेड। और वेवलेंथ क्या होती है? किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस। कंप्रेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्रेशन हो गया, फिर रेयर फ्रैक्शन और फिर कंप्रेशन, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई एक वेवलेंथ हो, उसकी वेवलेंथ होती है। एम्पलीट्यूड क्या होती है? मीन पोजीशन से जो किसी एक डायरेक्शन में उसकी हाईएस्ट डिस्टेंस जो होती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रेवल।
तो आपको पता है साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए हमें किसकी, मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो साउंड वेव भी एक मैकेनिकल वेव है, तो इसे मीडियम चाहिए होगा। तो सॉलिड एक मीडियम हो सकता है, तो सॉलिड में साउंड वेव कैन बी ट्रेवल, and liquid is also a medium and gas is also a medium, so that these three are the medium. So mechanical waves can travel in solid, liquid and gas. And vacuum is not a medium. Vacuum is space empty, there is nothing. So the correct answer of the question is vacuum. Sound waves cannot travel in vacuum, but light wave can be travel in vacuum. लाइट वेव को चलने के लिए लाइट वेव, बिकॉज लाइट वेव इज अ electromagnetic wave and also a transverse wave, but not a mechanical wave. Light wave, this is a exception of light wave. Light wave is a transverse wave but not a mechanical wave. Light wave क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, what is the time taken by two consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point in a sound wave known as? किसी भी साउंड वेव में दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन। कंप्रेशन मीन्स संपीड़न और रेयरफैक्शन मीन्स विरलन। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हम उनके लिए भी आपको हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ में डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, हम उसका आपको सल्यूशन देंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम रिमूव करके आपको और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन? दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच जो टाइम टेकन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो the time taken by the objects in two consecutive compression or rarefaction, that is called time period. That means एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक ऑसिलेशंस कहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा? जब हम इसमें देखते हैं साउंड वेव में, तो कंप्रेशन, बिकॉज साउंड वेव में हमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन देखने को मिलता है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गई वो हमारी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो हमारी हो जाती है, वो हमारी क्या हो जाती है, टाइम। इतना जाने में इसको जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस। टाइम पीरियड क्या होता है, to complete one oscillation, that what time that will be taken, that is time period. And angular frequency, that is a frequency multiplied by 2 pi, and angular displacement is the distance traveled by the object in the oscillations. So the correct answer of the 13th question is time period. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अभी तक आपने नहीं किया है। हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उससे पहले आप सब्सक्राइब और लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम देखेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच ऑफ अ साउंड वेव? पिच और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? तो हमने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा पिच होगी उतना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड उतना ज़्यादा शार्प होगा, उतनी ज़्यादा तीखी होगी, उतना ज़्यादा वो दूर तक जाएगी। तो और जितना साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी पिच उतना कम होगी, और उतना ज़्यादा साउंड ग्रेवनेस उसमें होगी, डुलनेस होगी, वो साउंड भारी होगी, मोटी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं वुमेन्स की साउंड जो होती है वो पतली होती है, शार्प होती है, तभी तो आप देखते हैं कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके साउंड की तरफ। तो आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपने स्टडी पे ध्यान देना है। अट्रैक्शन का टाइम जब आएगा तब आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, तब वो सबका टाइम आता है। अभी आपका टाइम क्या है, पढ़ने का, तो आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसकी पिच होगी। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी शार्पनेस साउंड में उतनी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा कम साउंड में डुलनेस उतनी ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। ये भी हमने बताया कि मीन वैल्यू से किसी एक डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो ये सब हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको रिगेन होगा, आपको रिमाइंड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसके मोशन के कारण आता है, पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन के कारण आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 16th नंबर क्वेश्चन। हीट एनर्जी, वी कॉल द हीट एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सबको पता होगा। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कभी कभी आपसे एमकेएस यूनिट पूछता है। अगर एमकेएस में जूल दिया है और उसमें न्यूटन सेकेंड नहीं दिया है तो आप उसको नहीं करेंगे, आप न्यूटन सेकेंड को करेंगे। अगर नहीं दिया है तब आप जूल लगाएंगे। अगर जूल और न्यूटन सेकेंड दोनों दिया है तो एसआई यूनिट जो है वो जूल होती है, और एमकेएस यूनिट जो है वो, क्योंकि एमकेएस क्या डिफाइन करता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो उसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो एमकेएस वाली यूनिट होगी। अगर नहीं दी है तब तो आपका करेक्ट आंसर जूल है। अगर दोनों दी है और अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है तब तो दोनों पे आप टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी नहीं है तो आप इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शंस में क्या कहता है क्वेश्चंस में कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज पर फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो डिग्री सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको हम रिलेशन बता देते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन होता है, वो होता है F-32 इज इक्वल टू 9C/5। तो आप जब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो C की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, 9 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा। F-32 इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू 32, दैट मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जब आप इसको किस में देखेंगे, आप केल्विन में देखेंगे, तो केल्विन का क्या होता है 273, के इज इक्वल टू 273 प्लस सी, 273 प्लस सी, तो यहाँ पे सी 0, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री केल्विन। तो हमने आपको यहाँ पे केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में चेंज बताया क्या रिलेशन होता है। आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो आप वहाँ से डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, केल्विन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन होता है वो होता है के इज इक्वल टू 273 प्लस सी, एंड जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में होता है वो F-32 इज इक्वल टू 9C/5। ये होता है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। हमने इसको सॉल्व करके भी देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड सेल्सियस। तो हमने अभी देखा कि क्या होता है F-32 इज इक्वल टू 9C/5। तो हमने ये देखा, तो हम अब देखते हैं कि इसमें तो ना ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है F-32 इज इक्वल टू, तो हम इसको अब सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे F इज इक्वल टू दिया है, तो आप इस 32 को उधर ले जा देंगे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। तो आप देखेंगे कि पहले तो ये C में
प्लस हो रहा है, तो आपका दो आंसर जो है वो कट गया। आपका ए और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा। आप देखेंगे कि आप डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे क्या दिया है, 100/180 + 32। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। टी एफ इज मतलब टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, TC × 100/180 + 32। आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 ना, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 5C/9। तो ये तो था नहीं, क्या था, F = 9C/5 + 32 था। तो आपका सी आंसर भी इनकरेक्ट हो गया। अब डी वाला आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे TF = क्या हो जाएगा, TC × 180/100 + 32। तो यहाँ पे आप काटेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। TF = C 9C/5 + 32। सो द डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 19th क्वेश्चन। तो ये हो गया रिलेशन। आपको अगर रिलेशन याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आपको कभी कभी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे के फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है, तो हम उसको देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि बाकी सब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ताकि आने वाले अग्निपथ एग्जाम से वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ पाएँ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड अपने लॉ दिए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक लॉ था। तो वो तीनों ने दिए थे। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ पूछ रहा है। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, जिसमें एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो प्रेशर इज टेम्परेचर कांस्टेंट, P = 1/V, देन PV = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो P = कांस्टेंट के 1/V, तो V इधर चला जाएगा, PV = कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, प्रेशर = वॉल्यूम, देन व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर = 1/वॉल्यूम। तो ये तो ऑप्शन है तो इनकरेक्ट हो गया। बी क्या कहता है, प्रेशर × वॉल्यूम = कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो PV = कांस्टेंट। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ कहता है। तो देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें PV = कांस्टेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए सिंपल हार्मोनिक मोशंस के, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा प्रेशर से रिलेटेड आया। तो हम इस क्वेश्चंस को क्यों लेकर आते हैं एक्स्ट्रा, ताकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें गेन होती रहे। आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। तो इसको हम आगे के चैप्टर्स में सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस में भी देखा है कि हमने जो कुछ क्वेश्चंस आगे आने वाले चैप्टर्स के डालते हैं, फिर उसको हम आगे पढ़ते हैं, तो आपको नॉलेज होती है उस चीज़ की। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी नॉलेज बेहतर बनती जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।